हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली हमास मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा गाजा स्ट्रिप में जो हमास मिलिटेंट ग्रुप वहाँ रहते हैं जो कि फ़लस्तीन का पार्ट है, तो वहाँ पे लैंड, एयर और वाटर तीनों जगह से इसराइल के द्वारा अटैक किया गया और मल्टीपल कैजुअलिटी देखने को मिला। तो एक बार फिर से जो दशकों से इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और इसके सॉल्यूशन को लेकर ग्लोबल पावर और रीजनल पावर को इस मैटर में इंटरवीन किया जाना चाहिए ताकि जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रिसेंटली इसराइल ने कई सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जैसे कि यूएई और सऊदी अरबिया के साथ पीस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसराइल के बाउंड्री के बारे में देखेंगे, इसराइल का इंडिया के साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप है और इस इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच नहीं करती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर इसराइल? इसका सही आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इसमें है पहला बैल्फोर डिक्लेरेशन। तो ये इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट का जो सीड्स है वो 1917 में ही बुना गया था। उस समय जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम्स बाल्फोर, उनके द्वारा ज्यूज को ऑफिशियल सपोर्ट किया गया और इस बैल्फोर डिक्लेरेशन में बताया गया जो पैलेस्टीन है वह ज्यूज का नेशनल होम है। और पैलेस्टीन के क्रिएशन का बात करें, जब अरब और ज्यूइश वायलेंस कंटेन नहीं हो पाए तो ब्रिटेन को पैलेस्टीन से अपना सेना वापस लेना पड़ा 1948 में। और उसी समय 1945 में यूनाइटेड नेशन न्यूली क्रिएट हुआ था और यूनाइटेड नेशन में एक पिटीशन को प्रेजेंट किया गया जिसमें कि जो अरब स्टेट पैलेस्टीन है उसमें एक इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट बनाने का प्लान रखा गया। लेकिन इस प्लान को मोस्ट ऑफ द अरब नेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो अधिकतर अरब नेशन है वो पैलेस्टीन की सपोर्ट कर रहे थे और पैलेस्टीन का किसी भी प्रकार का बाइफर्केशन नहीं होने देना चाह रहे थे। अभी के इसराइल बाउंड्री का बात करें तो ये है आपका वेस्ट बैंक, जिसमें कि जो येलोइश कलर है वो पैलेस्टीन का पार्ट है और ये है गाजा स्ट्रिप जो कि पैलेस्टीन के कब्जे में है और अभी जो युद्ध चल रहा है वो यहीं पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये है सीरिया का गोलान हाइट वाला पार्ट जो कि इसराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और यूएसए के द्वारा अब ये इसराइल का ही पार्ट माना जाने लगा। वैसे इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज का बात करें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट देखने को मिलते हैं। एज ए रिजल्ट 1948 में अरब इसराइल वार देखने को मिला और 1948 में ज्यूइश के द्वारा इसराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया जो कि चारों ओर से अरब स्टेट से घिरा हुआ था। और ये वार समाप्त होते होते इसराइल के द्वारा पैलेस्टीन में 50% से ज़्यादा टेरिटरी को इसराइल के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। जितना यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान में था उससे 50% ज़्यादा टेरिटरी को एक्वायर कर लिया गया इसराइल के द्वारा। उसके बाद यूएन पार्टीशन प्लान देखने को मिला। इस प्लान के तहत जॉर्डन के द्वारा वेस्ट बैंक को कंट्रोल किया जाएगा और जो जेरूसलम है वो एक होली स्टेट रहेगा, एक होली साइट्स रहेगा और इजिप्ट के द्वारा गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो पैलेस्टीनियन क्राइसिस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया और 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का फॉर्मेशन हुआ। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इसका मेन एम था पैलेस्टीन को पूरी तरह से फ्री करवाना फ्रॉम इसराइल एंड ज्यूइश डोमिनेशन और इस अरब वर्ल्ड में मुस्लिम ब्रदरहुड को फिर से सेटअप करना, मुस्लिम के डोमिनेंस को बढ़ाना। और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया 1975 में और पैलेस्टीनियंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया गया। इसके बाद 1967 में 6 दिन का वार देखने को मिला और इसी वार में इसराइल फोर्सेस के द्वारा जो सीरिया का गोलान हाइट है उसको अपने कब्जे में इसराइल अपने कब्जे में ले लिया और इसी वार में जॉर्डन से ईस्ट बैंक और वेस्ट जेरूसलम को इसराइल फोर्सेस के द्वारा सीज कर लिया गया और इजिप्ट से
सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को इजराइल फोर्सेस के द्वारा सीज कर लिया गया। इसके बाद 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड देखने को मिला। इस एकॉर्ड में यूएसए के द्वारा फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट को लाया गया। इस एकॉर्ड में इजराइल और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बीच पीस टॉक्स को किया गया और इस एकॉर्ड के जरिए पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम किया गया। हाउएवर यह भी एकॉर्ड अनफुलफिल्ड रहा, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमास का किस प्रकार से इमरजेंस देखने को मिला। तो 1987 में हमास का फाउंडेशन किया गया, जो कि इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड का एक वायलेंट केंद्र बन गया था और वायलेंट जिहाद के माध्यम से वो अपने एजेंडा को फुलफिल करना चाहते थे। और उसके बाद यूएसए के द्वारा हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद 2006 में हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली को जीत चुका था और इलेक्शन जीतने के बाद 2007 में फतह को गाजा से हटा दिया गया और साथ ही पैलेस्टीनियन मूवमेंट को ज्योग्राफिकली 2 भागों में स्प्लिट कर दिया गया। उसके बाद 1987 में जो वेस्ट बैंक और गाजा के बीच जो टेंशन था वो सबसे ज़्यादा हाई पीक पे पहुंच गया और उसके बाद फिर 1987 में फर्स्ट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग देखने को मिला और ये बढ़कर एक स्मॉल वार में चेंज हो गया बिटवीन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट एंड इजरायली आर्मी। चलिए अब हम लोग जानते हैं ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में। उसके बाद 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड के अंतर्गत इजराइल और पीएलओ दोनों ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइजेशन को लेकर एग्री हुए और इस अकॉर्ड में दोनों के द्वारा वायलेंस को छोड़ देने का बात कहा गया और ऑस्लो अकॉर्ड को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा भी इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें गाजा स्ट्रिप को एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देने का बात किया गया और वेस्ट बैंक के पार्ट में भी लिमिटेड ऑटोनॉमी देने का बात किया गया। लेकिन 2005 में इजराइल के द्वारा इस अकॉर्ड से विथड्रॉ कर लिया गया। हाउएवर बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर इजराइल के द्वारा एक टाइट कंट्रोल रखा गया कि कोई भी आदमी गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक इजीली ट्रैवल ना कर पाए और फिर 2012 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन को अपग्रेड किया गया और नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की मान्यता दी गई। अब चलिए हम लोग समझते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट इजराइल का नेबरिंग कंट्रीज के साथ कहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेस्ट बैंक की। तो वेस्ट बैंक है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच की तरह है, जो कि रामल्ला का एक मेजर सिटीज़ है और वो पैलेस्तीन का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है। लेकिन इजराइल के द्वारा 1967 वार में इजराइल के द्वारा कंट्रोल ले लिया गया और वेस्ट बैंक में इजराइल का सेटलमेंट करवाया गया। नेक्स्ट बात करें गाजा स्ट्रिप की, तो ये इजराइल और इजिप्ट के बीच लोकेटेड है। ये 1967 वार में इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया, लेकिन जब ओस्लो पीस प्रोसेस हुआ उस दौरान मोस्ट ऑफ द टेरिटरी को वापस दे दिया गया पैलेस्तीन को। और फिर 2005 में इजराइल के द्वारा ज्यूइश सेटलमेंट को यूनिलेटरली रिमूव कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल एक्सेस का कंट्रोल अभी भी इजराइल के हाथों में है। नेक्स्ट बात करें गोलान हाइट की, तो गोलान हाइट एक स्ट्रेटेजिक प्लेट्यू है जो कि 1967 में सीरिया वार के दौरान इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद 1981 में इजराइल के द्वारा गोलान हाइट को इजराइल का पार्ट बना लिया गया। और रिसेंटली बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएसए के द्वारा इस गोलान हाइट को इजराइल का पार्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया और इस गोलान हाइट का नाम उस समय डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाने का बात किया जा रहा था। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इंडिया इजराइल के बीच किस प्रकार के संबंध हैं और रिसेंट ईयर में किस प्रकार के संबंध और इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इस इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। तो इंडिया उन कुछ फ्यू कंट्रीज में से है जो कि यूएन में पैलेस्तीन के पार्टीशन को लेकर अपोज किया गया, क्योंकि हम लोग उस समय न्यूली इंडिपेंडेंस हुए थे और कोई कंट्री किसी कंट्री को कब्जा ले वो इंडिया को स्वीकार उस समय नहीं था और हालांकि अभी भी नहीं है। और उसके बाद फिर 1950 में इंडिया के द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज ए सेपरेट कंट्री, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के द्वारा पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को पैलेस्तीन का सोल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जो पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री में से एक था जो कि 1988 में पैलेस्तीन के स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया। और रिसेंट टाइम की बात करें तो इंडिया का शिफ्ट डिहाइफनेशन पॉलिसी की ओर देखने को मिल रहा है। डिहाइफनेशन पॉलिसी कहने का मतलब, तो जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था तो उस 4 डिकेज में
जो इंडिया का पॉलिसी था वो प्रो पैलेस्टीन की ओर झुका हुआ था और इजराइल और पैलेस्टीन को बैलेंस करने का काम कर रहा था। लेकिन रिसेंट 3 डिकेड में इजराइल के साथ फ्रेंडली टाइज देखने को मिल रहा है और डे बाय डे ये इजराइल के साथ इंडिया का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है और अब इंडिया का पोजीशन प्रो पैलेस्टीन से प्रो इजराइल देखने को मिल रहा है। फर्दर अभी भी इंडिया का मानना है कि इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और दोनों कंट्री को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए और इसका समाधान पीसफुल मैनर में किया जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये जो रिसेंट असॉल्ट देखने को मिल रहा है तो इसका इम्पैक्ट इजराइल सऊदी अरेबिया टाइज में क्या किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इजराइल पर हमास के हमले का एक रीजन सऊदी और इजराइल को एक साथ लाने के प्रयासों से भी जोड़कर देखा जा रहा है अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज दैट मे बी इंटरेस्टेड इन नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विथ इजराइल। उसके बाद हमास के द्वारा जेरूसलम में जो अल अक्सा मॉस्क है उसमें थ्रेट को हाईलाइट किया गया और इसको लेकर इजराइल के द्वारा गाजा से जो वेस्ट बैंक जा रहे थे उसको ब्लॉक किया गया और जो इजराइल है वो अपने रीजन के अदर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने का काम कर रहे हैं और सऊदी अरबिया को इजराइल को अलग करने से मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेंडा प्रोपोगेट हो सकेगा और अरब में जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है अरब के साथ और मिडिल ईस्ट रीजन वो पैलेस्टीन का इंश्योर हो सकेगा। और जिस प्रकार से इजराइल अपने टाइज को रीजनल पावर के साथ नॉर्मलाइज करते चला जा रहा है तो इससे इजराइल का पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और इजराइल का रिलेशन यूएई, इजिप्ट और सऊदी अरबिया से और ज़्यादा टाइज मजबूत होगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया इसको एक पुश मिल सकेगा और इन देशों के बीच इंटर डिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप इजराइल के साथ और ज़्यादा मजबूत होगा जिससे पैलेस्टीनियन को काफ़ी निराशा होगी। चलिए बात करते हुए फॉरवर्ड की। तो जिस प्रकार से भी इजराइल पैलेस्टीन के बीच वार छिड़ गया है इसको लेकर पूरे वर्ल्ड को पीसफुल सॉल्यूशन के लिए एक साथ आने की ज़रूरत है लेकिन इजरायली गवर्नमेंट और जो अदर इन्वॉल्व पार्टीज़ है इस इशू को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलने की आवश्यकता है ताकि अरब कंट्रीज़ के साथ साथ इजराइल से भी एक फेवरेबल रिलेशन को मेंटेन किया जा सके। और रिसेंटली जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट इजराइल का यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ जिसको कि हम लोग अब्राहम अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं तो इस अब्राहम अकॉर्ड में सही दिशा में कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। तो इसमें जितने भी रीजनल पावर्स हैं तो अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत दोनों देशों के बीच पीस को मेंटेन करना चाहिए और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट है ताकि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके। और करेंटली इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी इलेक्ट है और इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 2022-24 तक चुना गया है। तो इंडिया को चाहिए कि मल्टीलेटरल फोरम्स में इजराइल फिलिस्तीन के इशू को रिजॉल्व करने को लेकर एक मीडिएटर के रूप में भी काम करना चाहिए। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन। जॉर्डन ऐसा कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं करता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।